हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे इन सभी के जो पहलू होते हैं हमारे चैप्टर के। तो इन सभी के पहलू को जोड़ जोड़ से निचोड़ के हम लोग खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के बारे में। तो इस चैप्टर के हम लोग बेसिक क्रक्स के बारे में मैं डिस्कस कर लूं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हमारी धरती के आसपास एक गोल हवा का एनवेलप जैसा बना हुआ है, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और उनके अंदर लाइफ गिविंग गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, नाइट्रोजन हुई। ऐसी अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और इनकी अलग अलग लेवल पर लेयर्स बनी हुई हैं। तो हम लोग उन्हीं लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी चैप्टर की कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। जैसे कि हमारी धरती है तो वो एक एनवलप की तरह काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर। यानी कि बहुत सारी हवाएं हैं जो कि धरती को घेर के रखती हैं। और इसमें बहुत सारी जो जिंदगी देने वाली गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन। हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। और एनिमल्स हुए और प्लांट्स हुए, तो जैसे कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट तो जिंदा रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये क्या करती है, लाइफ गिविंग गैसेस हैं इसमें। और जो एयर है ये इंटीग्रल पार्ट है अर्थ का, तो यानी कि अंदरूनी पार्ट का जो धरती का हिस्सा ही है एक। ठीक है। और जो 99% जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का वो कन्फाइंड है केवल 32 किलोमीटर में। यानी कि जो 99% एटमॉस्फेयर है वो कितने किलोमीटर में आता है, धरती के 32 किलोमीटर में आता है। ठीक है, धरती के सरफेस पर। और जो एयर है जो कि कलरलेस है, और ना ही उसका कोई कलर है। कलरलेस मतलब होता है बिना किसी कलर का, और ओडरलेस मतलब होता है बिना किसी स्मेल का। और इसे हम लोग केवल जब ये बहती है हवा तब महसूस कर पाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके बनता कैसे है, इसकी लेयर कौन कौन सी है, और कैसे कैसे इसका जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में हमारी डेफिनेशन दी गई है, तो आराम से इसको उतारना हो तो उतार लीजिए, आपकी नोट्स में चाहिए पड़ेगी। तो पहले मैं देख लूं सही से आ रहा है नहीं आ रहा। तो गाइस अब यहाँ पे लिखी है अपनी डेफिनेशन एटमॉस्फेयर की, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि कोई पर्सन बिना जो गैस होता है तो बिना हवा के रह पाएंगे क्या, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है कि हम लोग बिना किसी एयर के रह सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग बिना खाए काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। पर अगर आपको पता है कि हम लोग हर एक मतलब एक दिन में कई बार खाना खाते हैं, 2-3 बार पानी पीते हैं, तो पर क्या हम लोग हर एक सेकंड में सांस नहीं लेते हैं? अगर हम लोगों को कुछ मिनट हवा ना मिले तो हम लोग मर जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। और इसके अंदर हम लोग बात करें लाइफ गिविंग गैसेस होती है, जैसे कि हम लोग बात करें जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन कंटेन है, जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल है। यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि जो गैसेस हैं बहुत एसेंशियल है धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए। तो एक तरीके से इसमें क्या है, लाइफ गिविंग गैसेस हैं। और धरती का एनवेलप कैसे एटमॉस्फेयर को देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो इसमें एनवेलप बना के रखा है, इंटीग्रल पार्ट है। जो टोटल एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें मास की, तो वो 99% कहाँ पे कन्फाइंड है, वो 32 किलोमीटर के मतलब अंदर ही में आ जाता है पूरा। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये इनविजिबल जरूर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कलरलेस है और टेस्टलेस है, पर ह्यूमन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे और हाल मर जाएंगे जब हमारे पास गैस नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो ये किस किस चीजों से बना है। तो हम लोगों को पता है कि ये गैसेस गैसेस के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये गैसेस से मिलकर बना है कि बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, बाकी की गैसेस भी हैं। जैसे कि और वाटर वेपर हुआ, पानी उमस वगैरह एनवायरमेंट में होती है, जैसे धूप वगैरह पड़ती है तो उससे क्या होता है, समुद्र या हुआ या फिर दूसरे जो वाटर बॉडीज हुए, तो उनसे पानी एवोपरेट होकर आसमान में चला जाता है। तो पानी बहुत मतलब मात्रा में होता है। दूसरा गंदगी होती है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो जो प्रोपोर्शन होता है गैसेस का, जितनी हम लोग ऊपर की लेयर में चले आएंगे तो फिर उसके हिसाब से जो प्रोपोर्शन है वो गैसेस का वो मतलब कम होता चला जाता है। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो ऑक्सीजन है वो नेग्लिजिबल होता आती है 120 किलोमीटर के ऊपर। यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो जैसी ऊंचाई के साथ साथ हम लोग जाते जाते हैं तो वो खत्म होती चली जाती है, मतलब कम होती चली जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये केवल 90 किलोमीटर तक जाते हैं धरती की सरफेस तक, फिर ऊपर जाते हैं तो ऊपर कुछ नहीं मिलता हमें।
कहने का मतलब ये है कि जितनी ऊंचाई पे चले जाएंगे तो उतनी कम वेरिएशन देखने को मिलेगी गैसेस को, और जितना नीचे रहेंगे धरती के एटमॉस्फेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर लगाते रहेंगे, तो हमें वहां पे ज्यादा गैसेस देखने को मिलेंगी, और जैसे ही ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे बहुत कम गैसेस मिलेंगी। तो गैसेस की बात करें तो एटमॉस्फेयर मिक्सचर है बहुत सारी अलग अलग गैसेस का, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ओजोन है, तो ये मेट्रोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही में एक ज्यादा बल्क बनाते हैं, यानी कि एनवायरमेंट में जो अगर हम लोग गैसेस की अगर मात्रा देखें तो सबसे ज्यादा कौन सी जो गैस है वो पाई जाती है, तो वो हम लोग बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, ठीक है। दूसरी बात हमसे कही गई है वाटर वेपर के बारे में, तो वाटर वेपर हमें पता है कि ये क्या होती है। ये बनते हैं, ये हम लोग बात करें जो वेरिएबल गैस होती है वो डिक्रीज होती रहती है ऊंचाई के साथ में। तो अब जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी उतना ही कम होता चला जाएगा वाटर वेपर। और अगर बस खास बात ये है कि गर्म इलाकों में 4% होता है एयर में, और अगर ड्राई और कोल्ड डेजर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे 1% से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि भैया जो जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है तो वहाँ पे भाप भी ज्यादा बनती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा रहेगा। और जहाँ पे भाप धूप कम आ पाती है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर वेपर का इवेपोरेशन को ज्यादा हो ही नहीं पाता, तो इसलिए जब इवेपोरेशन नहीं होता है तो वाटर में कंटेनमेंट, वाटर की कंटेनमेंट नहीं आती एटमॉस्फेयर में। तीसरा है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्ट सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे सी सॉल्ट हुआ, ये जिस समुद्र की लहरें टकराती रहती हैं तो उनमें कुछ उड़ गया, हवा में चला गया, स्मोक शूट हुए, ऐश हुई, राख हुई, पॉलेंस हुए, तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वगैरह हैं जो जनरली लोअर लेयर में रहते हैं। बट कभी कभी ये होता है कि जो कन्वेक्शनल करंट होती है तो उन्हें एक साथ में चली जाती हैं। बट नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जनरली नीचे ही पाए जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स में हम लोग बात करें कि जैसे ऐश मतलब क्या होता है, राख वगैरह हुई, पॉलन जो पेड़ वगैरह के बीज वगैरह रहते हैं, तो ये सारी चीजें हुई, तो ऐसे करके ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल, तो गई हम लोग बात करने वाले हैं अपने एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंट गैसेस के बारे में। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने एटमॉस्फेयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में, जिनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है ओजोन। तो भैया अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये एक तरीके से समझ लीजिए आपके लिए वरदान भी है और एक तरीके से अभिशाप भी है। कैसे वरदान है कैसे अभिशाप है ये हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जैसे मान चलिए कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये अपनी धरती है, ठीक है। तो ये अपनी धरती, और हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जब सन की रेडिएशन आती है तब तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसको घुसने देती है। जब निकलने की बारी आती है तो ये क्या कर लेती है, ये निकलने नहीं देती है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है ये। तो होता क्या है कि भैया जो धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इससे भैया होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी कि जो धरती का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो इसी चीज को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि दूसरे गैसेस के कंपैरिजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोजिशन है वो पिछले कुछ डेकेड से बढ़ा है। तो जैसे कि हमें पता है इसका इफेक्ट क्या दिखने वाला है, तो इसका इफेक्ट सिंपली ये होने वाला है कि मान चलिए कि जो गर्मी है वो धरती पर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जैसे कि आप लोग यूरोप वगैरह में भी सोच रहे हैं कि यूरोप में भैया गर्मी बहुत भयंकर पड़ने लगी, अगर आपको पता हो तो अब ये होगा यही कि भैया पूरी दुनिया गर्म होती चली जाएगी, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे और जो सी लेवल राइज है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो रहा है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और इसीलिए हम लोग सुन रहे हैं कि जो ईवी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनका यूज दिन पर दिन बढ़ने वाला है। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल जिनका इस्तेमाल करते हैं जैसे पेट्रोल डीजल, तो ये आगे चल के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें ओजोन की, तो ये यूवी अर्थ की यूवी शील्ड है। तो हम लोग बात करें कि जो ओजोन है तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, और ये 10 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। और एक फिल्टर की तरह अब वर्क करता है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करता है, रोकता है धरती पर आने से। क्योंकि अगर इसके बिना जो धरती है वो हार्मफुल जो फॉर्म है सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो वो अगर धरती के ऊपर आएगी तो भैया हम लोग जल के भुन जाएंगे पूरे पूरे। कि आपको इनकी जो रेस होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ये डायरेक्टली पड़ जाए यूवी रेस, तो फिर आप क्या हो जाएगा, आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो फिर बहुत खतरनाक है। हम लोग बात करें गैसेस मतलब सोलर रेडिएशन हो सकती है, पर इनको बचा कौन लेता है, ओजोन बचा लेता है। तो फिर ये भी डिप्लीट हो रही है, तो धरती पर इनको बचाने की कोशिश की जा रही है काफी ज्यादा।
अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, पहले चेक कर लूँ कि क्लियरली विजिबल है या नहीं है। हाँ, विजिबल है अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर वेपर के बारे में। तो वाटर वेपर क्या है? वेरिएबल गैसेज हैं। वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि ये भी एक गैस की तरह ही है, यानी कि पानी का लिक्विड फॉर्म, पानी का गैसियस फॉर्म है, ठीक है। तो और ये जितनी ऊंचाई चली जाती है उसी हिसाब से ये कम होता चला जाता है। तो जो गर्म जगह होती है वहाँ पे 4% होता है, और जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ 1% होता है। और हम लोग बात करें इट ऑब्जॉर्ब इंसुलेशन रेडिएशन, तो जो गर्मी होती है उसे ऑब्जर्व कर लेती है और उसे धरती पर रोक के रखती है, ठीक है। और एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो कि अर्थ को ना ही ज्यादा ठंडा होने देती है ना ही ज्यादा गर्म होने देती है। तो बीच में ही एक कंटेन एक ऐसा चेम्बर बना देती है जहाँ पे जो कि लिविंग कंडीशन लायक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे रहने लायक भी ना हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। डस्ट पार्टिकल की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे सफिशियंट, हम लोग बात करें अमाउंट में, जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हैं। और ये निकलते कहाँ से हैं? ये सी सॉल्ट होते हैं, फाइन सॉइल होते हैं। और जैसे कि हवा में धूला धूला वगैरह नहीं उठती, आंधी वगैरह आती है, ऐश मतलब होती है राख, फॉलन होते हैं पेड़ों के बीच। डस्ट तो पता ही है आपको। तो ये पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, जैसे मेट्रॉइड वगैरह के पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। ये जनरली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं लोअर लेयर में, एटमॉस्फेयर में, बस जो एयर करंट्स होती हैं वो शायद इन्हें ऊपर ले आती हैं कभी कभी। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हम लोग बात करें कि एक्ट करते हैं हाइपोजेनिक न्यूक्लियाई की तरह, जो कि वाटर वेपर की तरह उसको कंडेंस करके रखते हैं, क्लाउड बनाने में हेल्प करते हैं। अब एटमॉस्फेयर के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो ये रहा, जिसके बारे में हमें बात करनी है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसको तो चाहूँ मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, पर भाई इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है कि दिखे ही ना। हम्म, तो अब डिस्कस करते हैं जब आपके सामने सारी चीज़ें विजुअल हैं। तो हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे, जो एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग लेयर्स हैं। तो अलग अलग लेयर्स का कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग समय के साथ साथ, मतलब जितनी ऊंचाई के साथ साथ जितना ऊपर चले जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग बात करें कि जो एयर की कंपोजिशन है वो समय के साथ साथ या ऊंचाई के साथ साथ वेरी करती रहती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें कि सबसे ऊपर है एक्सोस्फीयर, जो कि ऊंचा 400 किलोमीटर के ऊपर होती है, और फिर होती है उसके नीचे थर्मोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फीयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर होती है ट्रोपोस्फीयर। तो इनको डिटेल से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आपको अगर ऐसे फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक्चुअली डायग्राम बना के दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा धरती का गोला है, ये उसके ऊपर की लेयर है। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, फिर है थर्मोस्फियर, और फिर है एक्सोस्फियर। तो ऐसे करके जो अलग अलग गैसों की कंपोजिशन है वो हमारे धरती के चारों ओर घूम रही है। तो जो एक्सोस्फियर है ये 400 का, और ये 400 किलोमीटर के ऊपर होती है, और ये मर्ज कर जाती है आउटर स्पेस के साथ, यानी कि स्पेस के साथ मिल जाती है। थर्मोस्फेयर का हम लोग बात करें, ये 880 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में होती है। इसमें आयंस होते हैं और रेडियो वेव रिफ्लेक्शंस होती हैं। मीजोस्फीयर हम लोग बात करें 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में होती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग बात करें कि होता है, ठीक है, माइनस से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, मतलब बहुत कोल्ड रहता है यहाँ पे। और फिर स्ट्रेटोस्फीयर, ये रहता है 13 से 50 किलोमीटर के बीच में, और इसमें ऑक्सीजन ओजोन लेयर वगैरह है, और टेम्परेचर बढ़ते ही चला जाता है यहाँ पे। और जो ट्रोपोस्फियर है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धरती की दुनिया की जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहती हैं? ट्रोपोस्फियर के अंदर रहती हैं। और ये हमारी धरती की सरफेस से 1 से लेकर 13, मतलब 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक में होती हैं। जैसे वेदर हुआ तो ये सब यही होता है, टेम्परेचर का बढ़ना घटना सब यही पे होता है। तो टेम्परेचर घटता चला जाता है ऊंचाई के साथ साथ, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अब अब हम लोग बात करने वाले हैं एक इन बाउंड्रीज के बारे में, यानी कि अब हम लोग बात करने वाले हैं कि
जैसे हम लोग इन लेयर के बारे में बात कर ली, अब ये लेयर खत्म कहाँ पे होती हैं, तो जो जहाँ पे खत्म होती हैं तो उन्हें पॉज बोलते हैं। जैसे जो ट्रोपोस्फेयर के बाद स्टार्ट हो जाए वो ट्रोपोपोज है। तो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर मेनली हम लोग बात करने वाले हैं ट्रोपोपॉज के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में तो बात कर ली कि लेयर है गैसेस की, तो ये तो हम पता ही है। तो ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट मोस्ट लेयर है धरती की, और ये 13 किलोमीटर तक होती है। और ये धरती पोल्स पर 8 किलोमीटर की होती है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक की होती है। तो यानी कि अब हर जगह पे यार बिल्कुल फिक्स डेटा लाइन लेके तुम नापते हो। वहाँ पे जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर पे कहाँ, मतलब थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो कहाँ पे ग्रेड सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर पे। और हाँ बस यहीं पे है। और ये स्ट्रांग भी होती है। तो जो लेयर होती है इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, वाटर वेपर वगैरह, ये सब का क्लाइमेट वगैरह जितनी भी चार चीज होती है सब इसी के अंदर होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है 165 मीटर पर। और ट्रोपोपॉज क्या है, एक बाउंड्री जोन है, यानी कि एक जहाँ पे एक लेयर खत्म हो रही है, जब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर मिल रही है तो जो बीच वाली लाइन होगी वो ट्रोपोपॉज होगी। तो बाउंड्री जोन है जो जो, जो सेपरेटिंग जोन होता है ट्रोपोस्फेयर का और स्ट्रेटोस्फेयर का, उसे ट्रोपोपॉज बोलते हैं। जो एयर टेम्परेचर रहता है यहाँ पे वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। और जो इक्वेटर पे होता है तो ये 45 डिग्री के पास में चला जाता है, पोल्स के पास में, ठीक है। माइनस में रहता है यहाँ पे। मतलब 80 डिग्री कहाँ पे रहता है, इक्वेटर में रहता है, और -45 डिग्री रहता है पोल्स पर। जो टेम्परेचर रहता है तो नियरली कांस्टेंट रहता है, और इसलिए इसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जो बाउंड्री है तो ये ट्रांजिशन वगैरह वेदर एक्टिविटी वगैरह होती है इसके नीचे ही स्टेबल, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर लग जाता है अपना, ठीक है। कुल मिला के ये मान लो कि जहाँ से, जैसे ये मान लीजिए ये धरती ट्रोपोस्फेयर है और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, बीच का जो जोन बन रहा है, ये वाला बीच वाला जोन बन रहा है, यही हमारा ट्रोपोपॉज है। अब स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। तो वही सब अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो स्ट्रेटोस्फेयर जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली थी, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जस्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो भैया इस बात की खास बात ये है कि ट्रोपोपॉज के ऊपर होता है, 50 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और इसका खास फीचर ये है कि धरती के लिए शील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। और ये जो लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है और धरती के लिए शील्ड बन का काम करती है। ये हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी को रोकती है। और अपर लिमिट इसकी जो होती है, जैसे हमने ट्रोपोपॉज देखा, जैसे हम लोगों ने क्या बात की थी, ये ट्रोपोपॉज था और ये स्ट्रेटोस्फेयर था। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच वाला जो रेडिएशन है इस जगह है, तो ये ट्रोपोपॉज था। और वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर के बीच की जगह जगह है, उसे स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। और ये अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर के पास में अप्रोक्स में है, ठीक है। फिर इसके बाद तो बात करते हैं मीसोस्फेयर के बारे में। तो इसकी रेंज 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है, और ये लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, और ये रहता है 80 किलोमीटर तक। तो ये हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और इंक्रीज होता है जितनी ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो जब ये -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कि ये हाइट रहती है 80 किलोमीटर तक, वहाँ पे इसका 80 किलोमीटर तक यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जो अपर लिमिट होती है मीसोस्फेयर की, इसे मीसोपॉज बोलते हैं। जो कि हम लोग बात करें कोल्डेस्ट पॉइंट है एटमॉस्फेयर का, सबसे ठंडक जगह है यहाँ पे। तो मीसोपॉज है तो यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है मीसोस्फेयर और आयनोस्फेयर के बीच में, वही मीसोपॉज बन गया अपना वही। तो हर लेयर के ऊपर, जैसे हम लोग बात करें कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनी है, और जो बीच वाला उनका ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे ये दोनों मिल रही है, उन्हीं में पॉज लग जाता है। जैसे अगर मीजो के ऊपर आइनोस्फेयर है तो मीजो पॉज बन जाएगा यहाँ पे, और आइनोस्फेयर और ऊपर वाली लेयर के बीच में है तो आइनोस्फेयर बन जाएगा, आइनोपॉज बन जाएगा। तो ऐसे करके इनकी लेयरिंग वगैरह हो जाती है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो गाइस इसके बाद बात करने वाले हैं अपनी अलग लेयर्स के बारे में। तो जैसे ही हम लोग बात करें मीसोस्फेयर खत्म होता है, उसके ऊपर आइनोस्फेयर आ जाता है, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर आ जाता है, बस वही है और कुछ नहीं है। तो जो आइनोस्फेयर है तो इसकी रेंज है वो है 80 से लेकर, सॉरी 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक, ठीक है। तो है, ठीक है। और इसके जो ये पाई जाती है मीसोस्फेयर के मीसोपॉज के ऊपर पाई जाती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस बोलते हैं, जिसमें हम लोग बात करें कि जो रेडियो वेव्स होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट वगैरह होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो पाता है तो इन्हीं की वजह से वो पॉसिबल हो पाता है। तो टेम्परेचर रहता है तो ये यहाँ पे इंक्रीज करना चला जाता है, यहाँ पे हाइट के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। एक्सोस्फेयर ये 400 किलोमीटर के ऊपर होती है और ये सीधे सीधे स्पेस से मिल जाती है। आउटर मोस्ट लेयर है, अपर मतलब सबसे एटमॉस्फेयर की सबसे भारी वाली लेयर है, इसे एक्सोस्फेयर बोलते हैं। और ये हम लोग बात करें कि बहुत ज्यादा छोटी होती है। और जो हम लोग बात करें एक्सट्रीमली रेरिफाइड है, और
ग्रेजुअली ये मर्ज हो जाती है आउटर स्पेस के साथ में। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो एक तरीके से लेयरिंग की प्रोफाइल देख रहे हैं। तो जो ट्रोपोस्फियर है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है, और ऊपर जाते जाते समय के साथ साथ ऊपर के साथ साथ जाते जाते ये डिक्रीज करने लगता है। यहाँ पे टेम्परेचर ट्रोपोपॉज के पास में 80 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। फिर वहां से ट्रोपोपॉज के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर रहता है -80 डिग्री। फिर ये क्या करता है, घटने लगा, फिर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि 80 -80 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और फिर कम होने लगता है। फिर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर के बाद में स्ट्रेटोपॉज आ जाता है, उसके ऊपर मीसोस्फियर लग जाता है। ठीक है, तो मीसोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो फिर से घटना शुरू हो जाता है। तो 50 से लेकर -50 डिग्री से लेकर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर जो थर्मोस्फेयर होता है, तो यहाँ पे -100 डिग्री से लेकर -50 डिग्री पर फिर हो जाता है। तो एक्सोस्फेयर जो बाउंड्री होती है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यही चीजें लिखी हैं। तो एलिमेंट हैं, वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम लोग देख रहे थे कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, वो एक बार एनालाइज कर लो तो बस खत्म ही हो गया यहाँ पे अपना चैप्टर। इनको और थोड़ा समराइज कर दूं, फिर अपना चैप्टर हो गया खत्म। तो एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये 6 एलिमेंट है। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन। जो मेन एलिमेंट है एटमॉस्फेयर के, जो कि हम लोग बात करें समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं और ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं। तो क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर कम रहेगा, अगर किसी की जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो भैया हम लोग कैसे मतलब कैसा फेस होगा, तो ये ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, ये एलिमेंट हम लोग बात करें डील करते हैं, मतलब आगे वाले चैप्टर में देखेंगे ना। ठीक है, जो टेम्परेचर है तो मीजर किया जाता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस नापी जाती है, ठंडी या गर्म है ये तो पता ही है। विंड क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलने वाले जो एयर होती है, तो उसे सीजनल लोकल विंड्स वगैरह ये सब तो पता ही है। क्लाउड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं ये पता है। प्रेशर क्या होता है, तो जो अगर हम लोग वेट का बात करें कि जो वेट होता है एयर कॉलम का एक गिवन पॉइंट के बाद जो प्रेशर है, तो जो प्रेशर बेल्ट है विंड सिस्टम की वो सेफ होती हैं अलग अलग प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और ह्यूमिडिटी मतलब उमस होती है। प्रेसिपिटेशन वही है कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो या फिर ओलो के फॉर्म में हो, तो यही सारी चीज होती हैं। तो इसमें कुछ खास है भी नहीं इसमें। तो यही 6 एलिमेंट है। ठीक है, और जो टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, ये फाउंडेशन होती हैं। इसको हम लोग जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट को ही समझने के लिए इनको पढ़ना पड़ता है। और जैसे कि पॉपुलर क्लासिफिकेशन हुई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्लाइमेटिक चेंज हुआ। तो क्लाइमेटिक चेंज क्या, अनप्रेडिक्टेबल, जैसे क्लाइमेट चेंज क्या है कि जैसे मान चलिए कि एक ट्रेडिशनल तरीका था कि एक जगह पे एक प्रकार की विंड बहती है, या फिर मौसम प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, तो वो अब अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी क्लाइमेट चेंज बन जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि भैया टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। तो यही 6 चीजें तो हैं जो कि पूरे अपने वर्ल्ड क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं और ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती हैं। तो यही मेन चीज है। अगर हम इन पे काबू करना सीख जाएं, तो कैसे भी करके हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो चैप्टर। और बाकी के जो लेक्चर है हमारी वेबसाइट timefrenchis.com पर जा सकते हैं, वहाँ पे चाहे अलग अलग अच्छे अच्छे कोर्सेज देख सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 9 10 11 12 जिसमें भी पढ़ते हो, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हो आप लोग, तो वहाँ पे बहुत सस्ते कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।